हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप सब उनको सक्सेसफुली अचीव करें। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कल हमने कोई भी वीडियो नहीं डाली थी। उसके पीछे का कारण है कि हम वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए गए थे। हमारी पूरी टीम एक दिन पहले 19 अप्रैल को आउट ऑफ स्टेशन थी। लगभग 400 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके हम अपनी होम डिस्ट्रिक्ट गए थे और वहाँ पर हमने वोट डाला। कहने का मतलब है कि हमने अपने वोट को बर्बाद होने नहीं दिया एंड आई होप कि आप लोग भी अपने वोट को वेस्ट होने नहीं देंगे और देश के सबसे बड़े इलेक्शन में हिस्सा लेकर हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेंगे। आपका एक वोट देश की दिशा और देश की दशा बदल सकता है, इसलिए सोच समझकर वोट डालें और वोट डालने जरूर जाएं। आई होप कि पिछले कल के लिए आप हमें माफ करेंगे और हम भी कोशिश करेंगे कि टॉप 10 अपडेट्स की वीडियो इसी तरह से आपके लिए लाते रहें। आज 21 अप्रैल के दिन भारत का नेशनल सिविल सर्विस डे है। इस दिन इस चीज को हाईलाइट किया जाता है कि भारत की ओवरऑल डेवलपमेंट में सिविल सर्वेंट्स का योगदान कितना महत्वपूर्ण है। यूपीएससी, एसएससी और स्टेट पीएससी द्वारा रिक्रूटेड सिविल सर्वेंट्स को याद दिलाया जाता है कि देश के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के लिए उनको ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन चलाना होगा। साल 1947 में 21 अप्रैल के दिन ही आजाद भारत के पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की राजधानी न्यू दिल्ली में न्यूली इलेक्टेड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस के प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को पहली बार एड्रेस किया था और अपनी स्पीच में उन्होंने कहा था कि सिविल सर्वेंट्स आजाद भारत के स्टील फ्रेम होंगे, भारत के निर्माण में उनका क्रूशियल रोल होगा। इसलिए 21 अप्रैल के दिन ही भारत में नेशनल सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन सिविल सर्वेंट्स की परफॉर्मेंस के लिए उनको कई सारे अवार्ड भी दिए जाते हैं। इसके अलावा आज 21 अप्रैल के दिन भारत में महावीर जयंती भी मनाई जा रही है, जो कि जैन धर्म के लोगों का एक बहुत ही शुभ दिन है। आज के दिन ही जैन धर्म के 24वें और सबसे आखिरी स्पिरिचुअल टीचर महावीर जी का जन्म हुआ था। बढ़ते आज की टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। सबसे पहली अपडेट आ रही है यूनाइटेड अरब एमिरेट से। आपको याद होगा इसी साल 14 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूएई जाकर वहां पर बैप्स हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था। इसी के साथ 2 दिन पहले यूएई में बहुत ही ज्यादा बारिश हुई थी, जिसमें वहां काफी ज्यादा तबाही हुई। रेगिस्तान वाले रीजन में फ्लड्स वाले हालात पैदा हो गए थे। सोशल मीडिया के ऊपर कई सारे वीडियोस वायरल हुए जिनमें देखा गया कि पानी पूरे दुबई शहर में भर गया था। इवन एयरपोर्ट्स का भी बहुत ही बुरा हाल था। पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि एयरपोर्ट के ऊपर प्लेन्स भी पानी के साथ बह रहे थे। लोगों की महंगी महंगी गाड़ियां पानी में पूरी तरह से डूब गई थी। अब यूएई में क्या हो रहा है कि वहाँ के कट्टरपंथी मुस्लिम्स इन दोनों चीजों को जोड़ रहे हैं और कई सारे मुस्लिम स्कॉलर्स वहाँ पे ये दावा कर रहे हैं कि यूएई में इतना बड़ा फ्लड इसलिए आया क्योंकि यूएई की गवर्नमेंट ने यूएई की पाक धरती के ऊपर एक हिंदू मंदिर बनाने की परमिशन दी, यानी मुस्लिम देश होते हुए वहाँ पर मूर्ति पूजन करने की परमिशन दी। इसलिए यूएई के अंदर इतने भयानक फ्लड्स आए। मुस्लिम स्कॉलर्स का कहना है कि एक तरफ यूएई ने मंदिर का उद्घाटन होने दिया और दूसरी तरफ वहाँ पर ये सारे फ्लड्स आ गए, यानी कि सारा दोष यूएई में हिंदू मंदिर का है। वैसे हंसी आती है इन लोगों के ऊपर कि ये क्या सोच रखते हैं। आज की सेकंड अपडेट आ रही है भारत और इजराइल को लेकर। किसी ने सही कहा है कि इजराइल के एम्बेसडर्स को पता है कि भारत के लोगों के साथ उनको कैसे कनेक्ट करना है और न सिर्फ भारत सरकार बल्कि भारत के आम लोगों के साथ पीपल टू पीपल कनेक्शन कैसे मजबूत करना है ये वो बखूबी जानते हैं। भारत में इस समय आईपीएल के मैचेस चल रहे हैं और ये हम जानते हैं कि इजराइल में दूर दूर तक क्रिकेट खेला नहीं जाता है, लेकिन फिर भी इजराइल भारत के साथ क्रिकेट डिप्लोमेसी कर रहा है। दरअसल पिछले कल राजधानी न्यू दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल का धमाकेदार मैच हुआ और इजराइल के भारत में एम्बेसडर नाओर गिलोन सर इस मैच को देखने अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में पहुंचे थे। उन्होंने स्टेडियम में एक सेल्फी को क्लिक करके ऑनलाइन अपलोड किया और जानकारी दी कि वो क्रिकेट मैच को एंजॉय कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही इजराइल के एम्बेसडर नाओर गिलोन सर ने राम मंदिर की पिक्चर के साथ पूरे भारत के लोगों को रामनवमी के ऊपर भी विश किया था। कहने का मतलब है कि इजराइल के एम्बेसडर लगातार कोशिश करते हैं कि वो भारत के लोगों के साथ और कैसे कनेक्ट हों। सभी देशों के एम्बेसडर्स ऐसे नहीं होते हैं। आज की थर्ड अपडेट आ रही है इंडियन आर्मी और उज्बेकिस्तान को लेकर। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि इंडियन आर्मी एक मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए उज्बेकिस्तान गई है। अब जो ये दोनों देशों की आर्मीज के बीच 10 लीग मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, इसमें पिछले कल पहली बार योगा को भी शामिल किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसकी जानकारी देते हुए कुछ पिक्चर्स जारी की जिसमें दोनों देशों की सेना के ट्रूप्स योगा करते दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये योगा वाली पिक्चर्स सामने आई, सोशल मीडिया के ऊपर फैली, खासकर ट्विटर के ऊपर, उसके बाद से ही सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोगों ने इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया है और कहा कि मिलिट्री ड्रिल्स में आर्मी के ट्रूप्स का योगा करना ये पूरी तरह से अनप्रोफेशनल लग रहा है। कई लोगों ने तो इसको धर्म के साथ जोड़ते हुए कहा कि सेना के ट्रूप्स का योगा करना पूरी तरह से गलत है। वैसे आपकी इसके ऊपर क्या राय है, नीचे कमेंट करके बताएं। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है इलेक्ट्रिक कार्स जायंट टेस्ला कंपनी के सीईओ इलॉन मस्क को लेकर।
कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि इलॉन मस्क अगले हफ्ते भारत के दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन पिछले कल उन्होंने अनाउंस किया है कि टेस्ला के दायित्वों के कारण उनको अपना भारत का दौरा फिलहाल के लिए अचानक से पोस्टपोन करना पड़ रहा है। वो कुछ समय बाद भारत आकर प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मीटिंग करेंगे। अब इस डेवलपमेंट को लेकर कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इलेक्ट्रिक कार्स के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लेकर टेस्ला कंपनी और भारत सरकार के बीच अभी भी कुछ पेच फंसे हैं, इसलिए इलॉन मस्क ने लास्ट मिनट के ऊपर अपना दौरा कैंसिल कर दिया। वहीं पर कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि इलॉन मस्क भारत में अपना स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार उसके लिए फिलहाल रेडी नहीं है। आज की 5th अपडेट आ रही है स्टॉक मार्केट्स को लेकर। इस समय जो दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, टॉप 5 जीडीपी वाले देश हैं, वो हैं अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी और भारत। अब इन 5 देशों की स्टॉक मार्केट को लेकर एक डेटा सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि पिछले 5 सालों में इन 5 देशों की स्टॉक मार्केट ने कितना रिटर्न दिया है। 5th पोजीशन के ऊपर है चाइना, और चाइना की स्टॉक मार्केट बढ़ी नहीं है बल्कि घटी है। चाइना की स्टॉक मार्केट ने प्रॉफिट नहीं दिया है बल्कि -5% का लॉस दिया है, यानी कि चाइना के रिटर्न्स नेगेटिव में है। 4th पोजीशन के ऊपर है अमेरिका की स्टॉक मार्केट। पिछले 5 सालों में अमेरिका की मार्केट में 47% का रिटर्न मिला। 3rd पोजीशन के ऊपर है जर्मनी, और पिछले 5 सालों में जर्मनी की स्टॉक मार्केट में 52% का रिटर्न देखने को मिला। वहीं पर 2nd नंबर के ऊपर है जापान, और पिछले 5 सालों में जापान की स्टॉक मार्केट ने भी 81% के रिटर्न्स दिए हैं। वहीं पर सबसे ज्यादा रिटर्न्स के साथ टॉप किया है भारत की स्टॉक मार्केट ने। पिछले 5 सालों में भारत की स्टॉक मार्केट ने 95.3% के रिटर्न्स दिए हैं, यानी अगर आपने 5 साल पहले चाइना की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होता तो आपके पैसे बढ़ने की जगह 5% कम हो जाते, जबकि अगर वही पैसे आपने 5 साल पहले भारत की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए होते तो वो आज की डेट में डबल हो गए होते। आज की 6th अपडेट आ रही है भारत में 102 लोकसभा सीट्स के लिए जो पहले फेज के इलेक्शन हुए हैं उसको लेकर। दरअसल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पिछले कल बताया कि साल 2019 के मुकाबले पहले फेज की सीट्स के ऊपर 4% कम वोटिंग हुई है। साल 2019 में इन 102 सीट्स के ऊपर 70% वोट्स डाले गए थे, लेकिन पिछले कल इन सीट्स के ऊपर मात्र 65.5% वोट डले, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी जी की एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें उन्होंने भारत के लोगों से अपील की है कि वो लोग जिस मर्जी को वोट करें, लेकिन वोट को जरूर डालें। वैसे क्या आप इस इलेक्शन में वोट डालेंगे, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके बताएं। आज की 7th अपडेट आ रही है चाइना से। दरअसल चाइना से रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि आज की डेट में चाइना में जितने भी नई कार्स बिक रही हैं उसमें 50% से ज्यादा इलेक्ट्रिक कार्स प्लस प्लग इन हाइब्रिड कार्स हैं, यानी प्योरली पेट्रोल और प्योरली डीजल के ऊपर चलने वाली कार्स चाइना में माइनॉरिटी में आ गई हैं, 50% से कम बिक रही हैं। ये वाकई में चाइना के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। इससे चाइना की क्रूड ऑयल और गैस के ऊपर निर्भरता धीरे धीरे खत्म हो रही है। साथ में पॉल्यूशन लेवल को कम करने के लिए भी ये चाइना को काफी मददगार साबित होगा। अगर भारत के अंदर न्यू कार्स की सेल्स के ऊपर नजर डालें तो आज भी भारत में 98% कार्स प्योरली पेट्रोल, डीजल या फिर गैस के ऊपर चलने वाली हैं, जबकि भारत में मात्र 2% से कम कार्स या तो इलेक्ट्रिक होती हैं या फिर हाइब्रिड कार्स होती हैं। यानी भारत और चाइना का यहाँ पर भी कोई भी कंपैरिजन नहीं है। वैसे आपके पास कौन सी कार है, पेट्रोल, डीजल या फिर इलेक्ट्रिक? नीचे कमेंट करके बताएं। आज की 8th अपडेट आ रही है अमेरिका से। पिछले कल अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने सिक्योरिटी असिस्टेंस के नाम के ऊपर तकरीबन $95 बिलियन की फाइनेंशियल एड पास कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका फाइनेंशियल एड के रूप में यूक्रेन को $60.84 बिलियन देगा, इसराइल को $26 बिलियन और फिर इंडो पैसिफिक में ताइवान के लिए $8.12 बिलियन का प्रावधान किया गया है। देखने के लिए तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है, लेकिन $25 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाले अमेरिका के लिए ये छोटी सी बात है। और देखा जाए तो अगर अमेरिका की फोर्सेस रशिया, ईरान और चाइना के साथ युद्ध में डायरेक्टली कूदती हैं तो चाइना को कई ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान होता। ऊपर से जो अमेरिका के ट्रूप्स की जो कैजुअलिटीज होती वो अलग से। इसलिए अमेरिका अपने वॉर्स को लड़ने के लिए इस तरह से दूसरे देशों को फाइनेंशियल एड देते रहता है, जो कोई बड़ी बात नहीं है। आज की 9th अपडेट आ रही है चाइना से। दरअसल चाइना ने मेटा कंपनी की 2 बड़ी एप्लीकेशंस को ब्लॉक करने के आदेश दे दिए हैं, व्हाट्सएप और थ्रेड्स। चाइनीज गवर्नमेंट ने नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज का हवाला देते हुए एप्पल कंपनी को भी ऑर्डर दे दिए कि चाइना के अंदर जो एप्पल कंपनी का एप्पल स्टोर है उसके ऊपर से व्हाट्सएप और थ्रेड्स ऐप को ब्लॉक कर दिया जाए। वैसे ये सोचने वाली बात है कि चाइना ने एक ही फरमान जारी करके व्हाट्सएप और थ्रेड्स को ब्लॉक कर दिया है, जबकि अमेरिका में टिकटॉक को बैन किया जाए या फिर नहीं, इसको लेकर पिछले कई सालों से वहाँ पर माथापच्ची चल रही है। वहाँ पर यह बहस ही खत्म नहीं हो पा रही है कि क्या टिकटॉक को बैन करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि कई सारे लोग कह रहे हैं कि टिकटॉक को बैन करना अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर एक तरह से हमला करना होगा। आज की 10th अपडेट आ रही है अमेरिका, यूएई और सऊदी अरब से।
रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूएई और सऊदी अरब ने अमेरिका से साफ कह दिया है कि वो अगर इन दोनों देशों के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज चाहता है, रीजनल अलायंस को मजबूत करना चाहता है, तो फिर अमेरिका को भी इन दोनों देशों को भी सेम वही सिक्योरिटी गारंटीज देनी होंगी जो वो आज की डेट में इसराइल को दे रहा है। यानी कि यूएई और सऊदीज चाहते हैं कि जिस तरह से आउटर अटैक के ऊपर, ईरान के हमले के ऊपर अमेरिका ने इसराइल को डिफेंड किया था, सेम तरीके से अमेरिका यूएई और सऊदीज के डिफेंस के लिए भी आए।